some of the things from my FR copy. Other comprehensive income, this represents earnings of company generally arising from revaluation of assets or profit from joint venture or associate. Profit from revaluation of assets is recorded in other comprehensive income if it is required by Ind AS plus not intended by management. Followings are part of OCI. आइटम्स विच कैन नॉट बी रिक्लासिफाइड और रिसाइकल टू पीएनएल. कौन कौन से आइटम है जो रिक्लासीफाई और रिसाइकल नहीं कर सकते पीएनएल में? फर्स्ट इज रिवैल्यूएशन ऑफ पीपीई, चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी हेल्ड अंडर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, जो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स होते हैं. रीमेजरमेंट गेन लॉसेस अंडर एक्चुअरी वैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम एसोसिएट और जॉइंट वेंचर or any other items as specified under Ind AS 104. Ind AS 104 is insurance contracts. Okay, so these items cannot be reclassified or recycled to pure profit and loss account. And next is items which can be reclassified or recycled to PNL. जिन items को अपन reclassify और recycle कर सकते हैं PNL में, कौन कौन से हैं वो? Changes in fair value of investments in debt held under fair value through OCI. जिसको नहीं reclassify कर सकते वो equity था, जिसको रिक्लासीफाई कर सकते हैं वो डेट है. ठीक है. फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, कैश फ्लो हेज रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम एसोसिएट और जॉइंट वेंचर अंडर इंड AS 28. ये सेम पॉइंट ऊपर भी है, सेम पॉइंट नीचे भी है. एंड अदर्स. टैक्स ऑन अबव आइटम इज रिकॉग्नाइज्ड इन OCI. इनका जो भी टैक्स ट्रीटमेंट होगा वो OCI में ही रिकॉर्ड करेंगे. While preparing statement of profit or loss, following are relevant points. Disclose income or expense which crosses basic limit. Basic limit क्या होती है? 10 लाख रुपए या फिर 1% of turnover, whichever is higher. Interest expense, auditors fees, corporate social responsibility expenses or items of nature and size considered material shall also be disclosed. Profit or loss from continued and discontinued operations should disclose. अलग अलग दोनों को दिखाएंगे. जैसे अभी मेजेस्को की अगर बैलेंस शीट किसी ने देखी हो तो उसमें उन लोगों ने दिखाया था. फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट, इसमें क्या होता है? एसेट से स्टार्ट करते हैं, ऊपर एसेट होता है, नीचे इक्विटी एंड लाइबिलिटी होता है. एसेट्स में नॉन करेंट में आएंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम, देन गुडविल, अदर इंटेंजिबल असेट्स, सॉफ्टवेयर या फिर ब्रांड जैसे होते हैं. फिर उसके नीचे इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, जैसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऊपर लिखा है वैसे इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट. उसके नीचे बायोलॉजिकल असेट्स जैसे स्टैंडिंग क्रॉप्स हो गए, वीड्स हो गए. फाइनेंशियल असेट्स, राइट टू रिसीव कैश, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, लोन्स, अदर्स. ये सारे नॉन करेंट में है अभी. यहाँ नॉन करेंट में भी फाइनेंशियल असेट्स आएंगे और करंट में भी आएंगे. अभी नॉन करेंट की बात कर रहे हैं. नॉन करेंट के फाइनेंशियल असेट्स जो है उसके बाद लिखेंगे डिफर्ड टैक्स असेट, फिर उसके नीचे लिखेंगे अदर नॉन करेंट असेट अगर कुछ बच गए हों तो. फिर आएगा करेंट असेट्स. करेंट असेट में इन्वेंट्री अलग से लिखेंगे. फिर उसके नीचे एक हेड बनाएंगे फाइनेंशियल असेट का, उसके अंदर आएंगे इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, लोन्स, अदर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अदर बैंक बैलेंसेस. फिर उसके बाद एक और हेड होगा जिसका नाम होगा करंट टैक्स असेट्स. उसमें आएंगे एडवांस टैक्स, TDS जो कटा होगा. फिर लास्ट में होगा अदर करंट असेट्स. खत्म एसेट वाला पार्ट. नाउ नेक्स्ट इज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में पहला आएगा इक्विटी. इक्विटी के अंदर रहेगा इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस दोनों इंक्लूड करेंगे. नेक्स्ट होगा अदर इक्विटी. अदर इक्विटी विल कंसिस्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर एप्लीकेशन, वारंट्स. जो भी रिजर्व से रिलेटेड पार्ट है वो अदर इक्विटी में जाएगा. फिर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दिखाएंगे अगर आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हो तो. देन उसके बाद लाइबिलिटीज़ का पार्ट आएगा. लाइबिलिटीज़ में आएंगे नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ और करेंट लाइबिलिटीज़. नहीं, 3 है. लाइबिलिटीज़ में आएंगे नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और करेंट लाइबिलिटीज़. ठीक है. तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में आएंगे फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ ही होंगी सारी. उसमें बोरोइंग्स आएंगी, ट्रेड पेबल्स आएंगे और अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ आएंगी. फिर नेक्स्ट हेडिंग बनेगी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की. इसमें जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेजुइटी हो गया वो दिखेगा. फिर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अलग से दिखेगा. फिर अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी भी अलग से दिखेगा.
फिर आएगा करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ में आएगा फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ में बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़, और एक अलग से हेड बनेगा अदर करंट लाइबिलिटीज़ का, उसके नीचे दिखेंगे प्रोविजंस और उसके नीचे दिखेगा करंट टैक्स पेबल, तो टोटल हो जाएगा। फिर नीचे कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ लास्ट में दिखा देंगे बैलेंस शीट के एंड में। एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बनेगा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कैसे बनेगा, दो पार्ट बनेंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में अपन दिखाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल का कैलकुलेशन, उसका ओपनिंग बैलेंस चेंज क्या हुआ और क्लोजिंग बैलेंस क्या रहा बैलेंस शीट डेट पे। फिर बी पार्ट में दिखेगा अदर इक्विटी। अदर इक्विटी में जितने भी रिजर्व्स हैं, जैसे शेयर, ये क्या बोलते हैं, हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स हो गया, रीवैल्यूएशन रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, और इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं जैसे शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर वारंट, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें भी अदर इक्विटी में दिखेंगी। सबसे पहले क्या दिखाएंगे, ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अगर कुछ चेंज करना है, रीस्टेटेड बैलेंस क्या आया, फिर उसमें ऐड कर देंगे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, फिर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में से डिविडेंड पे करेंगे, डिविडेंड पे करने के बाद जो बचेगा, अगर कुछ रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करना हो तो उसको रिटेन्ड अर्निंग से जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो टोटल आपका आ जाएगा जो भी बैलेंस बचेगा लास्ट में, फिर जो इसका टोटल करके अदर इक्विटी में डाल देंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं कॉपी में बीच बीच में बैलेंस शीट के ही। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ऑलवेज डिस्क्लोज रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट विदाउट डिफिनिशन। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कैसे दिखाएंगे, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन और क्लोजिंग बैलेंस। पीपीई में ऑलवेज डिस्क्लोज क्लासेस ऑफ पीपीई, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग अलग अलग। ऑलवेज डिस्क्लोज इफ सच असेट्स आर ऑन लीज, पीपीई में अगर कुछ असेट्स लीज पे हैं तो वो भी बताओ। ऑलवेज डिस्क्लोज रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पीपीई में, ठीक है। देन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बिल्डिंग इज एन एज एन इन्वेस्टमेंट अगर होल्ड करी हुई है, ऑलवेज गिव रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट विद डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग हैज़ एन इन्वेस्टमेंट, जैसे फ्लैट हो गया। फिर गुडविल की बात आती है, गुडविल का रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट देना पड़ेगा विद अमोर्टाइजेशन डिटेल्स कि हम उसको कैसे अमोर्टाइज कर रहे हैं। अदर एसेट्स में डिस्क्लोज क्लासेस, अदर एसेट्स में क्या क्या एसेट्स हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, ब्रांड हो गया, अदर्स हो गए। रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट विद अमोर्टाइजेशन डिटेल्स सब आएगा। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट without amortization, biological assets give reconciliation statement with amortization, investment in financial asset, in non-controlling non-current asset plus current asset, always disclose class of investment, equity, mutual funds, bonds, name of investee not required unless such investment is in subsidiary, associate, joint venture. Investment in subsidiary, associate and joint venture is generally non-current asset. Disclose market data, quoted, unquoted, secured, unsecured, risk factor. Trade receivables in financial asset, in non-current assets and current assets. Classes of trade receivable should be disclosed from 11/10/2018. Debtors secured good, debtors unsecured good, debtors with significant increase in credit risk, debtors with credit impairment, debtors secured good, debtors unsecured good, debtors doubtful. ये सब ट्रेड रिसीवेबल्स इन फाइनेंशियल एसेट्स के हैं कि क्लासेस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या आएगा। फिर प्रोविजन ऑफ अ डाउटफुल डेट शुड बी डिस्क्लोज्ड, इन्फॉर्मेशन इफ डेटर्स आर ड्यू फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, debts are due from related parties. Loan receivable should be disclosed as follows: loan which is secured good, loan unsecured good, loan with significant increase in credit risk, loan with credit impairment. इन सबको अलग अलग दिखाना पड़ेगा. If loans are receivable from related parties, facts should be disclosed. Provision for doubtful debts shall be made. Other financial assets, current assets and non-current assets में, other financial assets में बैंक FD due for period more than 12 months is other financial assets. In non-current assets and receivable, interest receivable in other financial assets is current asset. Other current assets and non-current assets, capital expenditure, prepaid assets, security deposits. Deferred tax asset will set off with deferred tax liability if created under same tax laws. Cash and cash equivalents are cash in hand, bank balances, bank deposits.
realizable within 3 months. Other bank balances are bank deposits, margin money, earmarked fund, escrow account में जो पैसा है. Equity share capital, always disclose authorized share capital, issued, subscribed and paid up share capital, classes of share capital, number of shares outstanding, face value, shareholders holding more than 5% shares should be disclosed. Borrowings, financial liabilities, current liability and non-current liabilities. Always disclose types of borrowing, secured or unsecured. Principal terms of borrowing is repayment, interest rate, loan, special issue, repayable on demand, current liabilities, not repayable on demand, due date, breach of loan contract on balance sheet. Carve out number 1, Ind AS 1 का. इंटरनेशनल स्पेशल इशू, रीपेबल ऑन डिमांड, करंट लाइबिलिटीज हो जाएगी, नॉट रीपेबल ऑन डिमांड, ड्यू डेट पे. ब्रीच ऑफ लोन कोवेनेंट ऑन बैलेंस शीट डेट अगर होता है, माइनर ब्रीच है और मेजर ब्रीच है, कोई सा भी ब्रीच हो, ट्रीट इट एज करंट लाइबिलिटी. बट अगर 12 महीने का टाइम मिल जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होने के पहले, तो उसको नॉन करेंट ही दिखाएंगे, करंट नहीं दिखाएंगे. बट अगर आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ब्रीच ऑफ कोवेनेंट होता है, इक्वेशन सॉल्व किया था मैंने इसका, तो ब्रीच ऑफ कोवेनेंट होता है और ड्यूरिंग द मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड होने के आसपास, और आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो उसके बाद उसमें बोलते हो कि भाई हम आपको 12 महीने से ज़्यादा का टाइम देंगे नए साल में, तो जो भी आप डिस्क्लोज करोगे उसको ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर, दैट विल बी, अगर 12 महीने से ज़्यादा का टाइम है तो नॉन करेंट, अगर 12 महीने से कम का एक्स्ट्रा टाइम दिया है, मतलब अप्रैल के बाद उन्होंने बोला कि भाई आप जून में सितंबर में ही पेमेंट कर दो, तो वो करेंट ही हो जाएगा, उसको नॉन करेंट नहीं बोलेंगे. ट्रेड पेबल शुड बी disaggregated as follows: outstanding amount for creditor under micro SME development 2006, other trade payables, other financial liabilities, dividend payable, accrued interest, unclaimed dividend, current maturity of borrowings, provisions, current liabilities and non-current liabilities, provision for retirement benefits, provision for tax, other current liabilities, non-current liabilities, advance received for goods and services. Contingent liabilities are disclosed in notes to accounts. Other amendment from securities premium reserve, now called security premium. Disclosure is required for purpose of reserves in statement of changes in equity. One example has been changed. Items of other comprehensive income. आइटम्स क्या क्या होंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के, जो कि आइटम्स कैन बी रिक्लासीफाइड, ये तो अभी उधर ही पढ़े थे इनमें. जो रिक्लासीफाई हो जाए मतलब जो डेट वाला है, फेयर वैल्यू थ्रू OCI इन्वेस्टमेंट, exchange difference on translation of foreign operation, difference in fair value of cash flow hedge, और एक और hedge था दूसरा, share in gain from associate or joint venture, और items which cannot be reclassified as equity वाला fair value through OCI investment, revaluation reserve on PPE, change in fair value of investment of equity at fair value through OCI, actuary gain or loss on employment obligation or and planned assets, these cannot be recycled. और लास्ट में वही शेयर्स ऑफ गेन और लॉसेस फ्रॉम एसोसिएट और जॉइंट वेंचर. और चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ ओन फाइनेंशियल लाइबिलिटी measured at fair value through P&L. This cannot be reclassified. Disclosures. Financial statement disclosures are based on Companies Act Section 69, CRR disclosure, Section 129, deviation from Ind AS disclosure with Section 135, CSR disclosure. 3 सेक्शन है कंपनीज एक्ट के जो डायरेक्टली लगते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, दैट इज सेक्शन 69, 129 एंड 135. सेक्शन 69, 129 and 135. 129 is deviation from Ind AS disclosure or AS. Section 135 CSR. फिर इसके बाद फिर से यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है.
नेक्स्ट चालू होता है Ind AS 1. This Ind AS deals with meaning and purpose of financial statements, overall consideration and preparation of financial statements, structure and content of financial statements, meaning and purpose of financial statement. Financial statements are structured presentation in faithful manner of financial position and performance from financial transactions during period. Financial statement for the purpose of Ind AS means general purpose financial statements, which are prepared for persons who do not have access to financial information otherwise. Ind AS are applicable on such general purpose financial statements. Components of financial statements include balance sheet, statement of P&L with OCI, statement of cash flow, statement of changes in equity, notes to accounts. Financial statements in Ind AS 1 are for profit only, entire for non-profit organizations. Ind AS 1 financial statements can be followed. Ind AS 1 basically on financial statements of profit only entity, but it can be applied for not for profit entities also. Financial statement should clearly report assets, liabilities, income and expenses and equity. Overall consideration in preparation of financial statements: true and fair presentation or faithful presentation. Entities should present financial position and performance in true and fair manner. By following all applicable Ind AS, entities can conclude true and fair view. True and fair by auditor is based on audit procedures. It has no relation with above true and fair. It is possible that entity claims true and fair because it had applied all Ind AS but auditor does not agree. Similarly, it is possible that auditor claims true and fair but entity cannot claim true and fair. ट्रू एंड फेयर की दोनों के लिए नज़रिए अलग अलग हैं, ऑडिटर के लिए और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बना रहा है उसके लिए. एंटिटी शुड रिपोर्ट ट्रू एंड फेयर बाय गिविंग अ स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विच शुड बी एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड. एक्सप्लिसिट मतलब स्पष्ट और अनरिजर्व्ड मतलब बिना किसी कंडीशन के. If any of applicable Ind AS are not following, then statement of compliance cannot be given. Accounting policies, changes in accounting estimates, errors. Ind AS 8. Ind AS 8 is accounting policy changes in accounting estimates and errors. Ind AS 8 is accounting policies changes in accounting estimates and errors. Should be considered for selection of accounting policies. अगर आपको अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करनी है तो आप किस हिसाब से करोगे? इंड AS 8 के हिसाब से. अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स. Objective should be to make financial statements more reliable, relevant and understandable. Entity claims true and fair view. Auditor may or may not by giving so compliance following best accounting policy as per Ind AS 8. Financial statement should be reliable, etc. Entity is silent. Auditor may or may not agree. Deviation from Ind AS. Such deviation is in rarest cases. Management should not give statement of compliance if deviation exists. It is management obligation to apply Ind AS. In case of deviation, disclosure is required for nature of deviation, reason of deviation, effect of deviation on financial performance. Accounting treatment followed for deviation. Going concern. It means entity's ability to continue as going concern. For foreseeable future. It means entity's ability to continue business for foreseeable future. If entity does not have going concern, financial statement should be prepared on non-going concern basis, that is life of assets and liabilities should be reconsidered. Going concern is disclosed in basis for preparation notes to accounts. It is management obligation to evaluate going concern. For this purpose, profitability, liquidity plus sources of finance should be considered for at least 12 months from reporting period. ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है और अच्छा लिखवाया है कि गोइंग कंसर्न इट मीन्स एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू बिजनेस फॉर फोरसेबल फ्यूचर. If entity does not have going concern, financial statement should be prepared on non-going concern basis, that is life of assets and liabilities should be reconsidered. Going concern is disclosed in basis for preparation notes to accounts. It is management obligation to evaluate going concern. For this purpose, profitability, liquidity plus sources of finance should be considered for at least
12 months from reporting period. Notes about entity, its business, general information, basis of preparation, going concern, statement of compliance, deviation, estimate significant accounting policies, disaggregation, asset details, liabilities, income, expense, accounting disclosures by Ind AS, contingent liabilities, disclosure about going concern should be given with all assumption and estimates made for evaluation of going concern basis. Disclose, we should have to disclose what is going concern. It means entity's ability to continue for foreseeable future. एक क्वेश्चन करवाया है फिर assessment of going concern. As per Ind AS 1 presentation of financial statements, going concern assessment is made by management at year end, wherein assessment it made for profitability or liquidity from operations or sources of finance for at least 12 months from reporting 12 months from reporting date. All assumptions and facts applied on its judgment should be disclosed in notes to accounts. Disclosure in notes to accounts. Basis of preparation. XYZ Limited is preparing its financial statements going concern basis. Company is in business of plastic products in local market. Due to removal of import duties and appreciation in currency exchange has led to losses, but entity has assumed based on government announcement that 10% duty will be imposed on import plastic products if currency remains strong or weak. Then XYZ will result in profits. It is assumed that XYZ is on going concern basis. This is an illustration 2 from module. Assessment of going concern. As per Ind AS 1 presentation of financial statement, going concern assessment is made by management at year end, whereas assessment is made for profitability, liquidity from operations, sources of finance for at least 12 months from reporting period. All assumptions and facts applied on its judgment should be disclosed in notes to accounts. Accrual concept क्या होता है? All assets, liabilities, income and expenses should be recorded on accrual basis. It means income and expenses should be recorded on period basis. It helps correctly matching of expenses and income. Materiality is entity should identify its materiality limits. Schedule 3 1% of revenue from operations or 10 lakh rupees whichever is higher. ये तो materiality उधर भी देख लिया था. All incomes and expenses exceeding such limit should be disclosed. All other items can be combined. Disclosures are required for immaterial items also if specified by Ind AS or law, etc. Consistency. Always be consistent in accounting policies, presentation, and treatment of specific accounting issues. Any change in policy should be dealt by Ind AS 8. Accounting policies, changes in accounting estimates, and errors. Offsetting. Income and expenses of same nature can be offset, like profit on sale of investments or PB. Loss on sale of investments or PB can be offset. Assets and liabilities can be offset if allowed by Ind AS, like in case of deferred tax asset and liability in case of Ind AS 12. Valuation allowance. Provision for assets should be adjusted with assets. Comparative. Following set of financial statements are required. Balance sheet, end of current year and previous year. Statement of P&L for current year and previous year. Statement of changes in equity. Change in accounting policies or change in classification or material restatement. Prepare additional balance sheet at beginning of previous year. Structure and content of financial statements. Always display name of entity, components of financial statements, date of period, currency, round of value, separate or consolidated. Regarding balance sheet, minimum items to be disclosed on face of balance sheet are given by Ind AS. Deferred tax asset and liability should be reported. Asset and liability should be classified as current and non-current. Now there is a question, how to identify current assets. Current assets कैसे पता करें? If any of the conditions is satisfied, then asset is classified as current asset. चार conditions हैं.
If asset is expected to realize or intended for sale or consumption within normal operating cycle, if asset is held for trading, if asset is expected to settle within 12 months from reporting date, cash and cash equivalents, all other assets are non-current, deferred tax assets and liabilities are not classified as current, they are always non-current. If any of the condition is satisfied, then liability is classified as current liability. If asset is held for trading, if asset is expected to settle within 12 months from reporting date, cash and cash equivalents, these are all current assets. All other assets are non-current. If any of the condition is satisfied, then liability is classified as current liability. If liability is expected to be settled within normal operating cycle. Next question is, if any of the conditions is satisfied, then liability is classified as current liability. जैसे करंट एसेट बताया ऊपर 4 कंडीशन, वैसे ही करंट लाइबिलिटी की भी कंडीशंस है. इफ लाइबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू सेटल विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल तो इट इज़ अ करंट लाइबिलिटी. Held for trading, though it is a current liability. If expected to settle within 12 months from reporting date, current liability. Entity does not have unconditional right to defer settlement of liability beyond 12 months from the reporting date, तो भी current liability. Entity के पास right नहीं है to defer, नहीं है unconditional right to defer settlement of liability. Operating cycle is period starting from date of acquisition of raw material to date of its realization. Average holding period of stock plus collection period from debtors is operating cycle. Normal operating cycle में it's current asset or current liability. Business can have 2 or more operating cycles due to different businesses. In such cases, assets or liability should be related to relevant operating cycle and then classified as current or non-current. If operating cycle cannot be estimated, then consider it as 12 months. In case of borrowings, special classification is given. Loan is repayable on demand, current liability. Loan is not repayable on demand, but loan contract has been breached on balance sheet date. Minor breach है तो non-current liability. Major breach है not rectified, so it's a current liability. But rectified till approval date, so it's a non-current liability. Internationally, as per IAS 1, current liability, it is a carve out. IAS 1 calls balance sheet as statement of financial profit and losses, statement of financial performance. Statement of P&L क्या होता है? Single statement of profit and loss and OCI should be presented. Expenses should be disclosed in profit and loss based on nature. OCI shall disclose for items that can be recycled and items that cannot be recycled with tax effect and share of non-controlling interest to be shown in OCI. Notes to accounts and financial statements. Notes given for disclosure of information which is required by Ind AS or law. These notes help in understanding financial statement and present true and fair view. Additional information for reporting of risk operation, name of parent, subsidiary, etc. is also given in notes Ind AS 1 and in has certain differences but carve out relating to breach of. I think इतना ही बहुत है इसमें. Now next topic is business combination. The applicable indices are Ind AS 103 business combination, Ind AS 110 consolidation, Ind AS 111 is joint arrangement, Ind AS 112 is disclosure of interest in other entities, Ind AS 27 is separate state. Ind AS 27 is separate financial statements and Ind AS 28 is investment in associate and joint ventures. Business combination. This chapter starts with business combination. List of topics included is consolidation and holding company. Basics. Ind AS requires following accounting treatment for purchase of investment.
If investment is in subsidiary, joint venture, associate, then such investment can be recorded at cost or as per Ind AS 109, which revalue such investment to fair value through profit or loss or OCI. Above treatment is specified in Ind AS 27. Once opted, it cannot be changed, and similar treatment is applied for all investment in class. Class can be subsidiary, joint venture, associate. Cost is not defined in Ind AS 27. Separate financial statements. It means basic value of investment on acquisition date. Acquisition date is date of obtaining control, not payment. Date of obtaining control by investor over investee. Meaning of control is given in Ind AS 110 consolidated financial statements. Investment other than these above investments, subsidiary, joint venture, associate, are dealt by Ind AS 109, that is financial instruments, where these are recorded at fair value through P&L or OCI. Whenever any investment is acquired in subsidiary, investment in subsidiary, joint venture, or associate, then its purchase consideration can be calculated as follows: fair value of assets transferred plus fair value of deferred consideration of liability, fair value of exchange of shares, fair value of contingent consideration प्लस करेंगे इनको. कंटिजेंट कंसिडरेशन ऐड कर दो, एक्सचेंज ऑफ शेयर्स ऐड कर दो, डेफर्ड कंसिडरेशन लाइबिलिटी ऐड कर दो, फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स ट्रांसफर्ड, तो टोटल परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा. एडजस्टमेंट फॉर सेपरेट ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज रिक्वायर्ड विच इज डेल्ट. If subsidiary is acquired in lots, then cost of investment would be purchase consideration on date of acquisition plus fair value of lot held earlier. जो पुराना था उसमें ऐड कर दो परचेज कंसिडरेशन ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट आ जाएगी. अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं अपने को. कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 पब्लिक प्राइवेट नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, सेबी, एलओडीआर रिक्वायरमेंट सब देखते हुए जर्नल एंट्रीज पास करेंगे ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट. ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर जैसे कंपनीज हैं, इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड टू बैंक से पेमेंट किया हो अगर, फिर जैसे अगर आपकी 3-4 कंपनीज हैं तो इन्वेस्टमेंट इन अदर एंटिटी टू बैंक पेमेंट किया, फिर दूसरी को पेमेंट किया. फिर ईयर एंड पे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट इन जैसे ABCD 4 कंपनियां हैं, इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड डेबिट टू प्रॉफिट और लॉस और OCI एज पर Ind AS 109 चेक करेंगे. 2 एंट्रीज होंगी. जैसे आपने परचेज किया इन्वेस्टमेंट, मान लो A लिमिटेड में आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया, आप एंट्री करोगे इन्वेस्टमेंट इन A लिमिटेड टू बैंक, क्योंकि अपना एक एसेट बढ़ा एक एसेट कम हो गया. और ईयर एंड पे क्या होगा, वो जो इन्वेस्टमेंट था उसको P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे या फिर OCI में ट्रांसफ़र कर देंगे एज अकॉर्डिंग टू Ind AS 109. जर्नल एंट्रीज क्या क्या हो सकती हैं? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी डेबिट टू बैंक, देन उसके बाद ईयर एंड पे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड इन्वेस्टमेंट, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट, लॉट्स में लिया तो अलग होगा. बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें. कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स ट्रांसफर्ड, फेयर वैल्यू ऑफ एक्सचेंज ऑफ शेयर्स, फेयर वैल्यू ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन, फेयर वैल्यू ऑफ कंटिजेंट कंसिडरेशन, बन गया हमारा टोटल परचेज कंसिडरेशन. फिर एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी डेबिट टू कैश में जितना पेमेंट किया, टू शेयर कैपिटल शेयर्स कितने दिए ट्रांसफ़र किए एक्सचेंज किए, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से, टू डेफर्ड कंसिडरेशन, टू कंटिजेंट कंसिडरेशन. ये हमारा इन्वेस्टमेंट परचेज हो गया. परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे? वही फेयर वैल्यू ऑफ असेट ट्रांसफर्ड या कैश जितना दिया, एक्सचेंज ऑफ शेयर्स, फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू, डेफर्ड कंसिडरेशन, कंटिजेंट कंसिडरेशन, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम और शेयर कैपिटल एक्सचेंज ऑफ शेयर्स में आ जाएगा.
business combination can take form of consolidation. Section 129 subsection 3 requires all companies to present consolidated financial statements apart from separate financial statements. SEBI LODR requirements also require presenting consolidated financial statements for listed entities. Such statements are required if companies have subsidiary, joint venture, associate. Ind AS 110 specifies procedure for consolidation after acquisition date. Ind AS 103 specifies procedures for consolidation on acquisition date. Ind AS 28 specifies treatment of associates and joint ventures in consolidated financial statements. Ind AS 111 deals with joint operations. Ind AS 112 specifies disclosures regarding consolidated financial statements. Ind AS 27 deals with separate financial statements. Steps in consolidation. Following workings are required for preparation of consolidated financial statements. Calculation of goodwill or gain on bargain purchase, investment in subsidiary on acquisition date, plus non-controlling interest at fair value or proportionate share in net assets. Less identifiable net assets, goodwill on acquisition date, less impairment in goodwill post acquisition date, goodwill on consolidated. स्टेप्स इन कंसोलिडेशन. सबसे पहले तो गुडविल और बार्गेन परचेज कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी ऑन एक्विजिशन डेट निकालो कॉस्ट पे, उसमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऐड करो. कैलकुलेशन में गुडविल बता रहे हैं कि कैसे करते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी जो भी है एक्विजिशन डेट पे उसमें ऐड करो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैसे निकलता है, या तो फेयर वैल्यू पे निकलता है या प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट से निकलता है. तो अगर कुछ नहीं बोला तो फेयर वैल्यू से निकाल देंगे, ठीक है. इन्वेस्टमेंट में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऐड किया, माइनस आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स कर दोगे तो गुडविल ऑन एक्विजिशन डेट आ जाएगा. और अगर इम्पेयरमेंट हुआ है कुछ गुडविल का आफ्टर एक्विजिशन डेट तो उसको लेस कर दो तो गुडविल ऑन कंसोलिडेशन डेट आ जाएगा. नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैन बी कंसिडर्ड fair value of share held by minority, or it can be taken at proportionate share of net assets. Although fair value is the first preference, still proportionate share of net assets is generally used to due to lack of information. Identifiable net assets क्या होता है? Does not include goods of आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स डज नॉट इंक्लूड गुडविल ऑफ सब्सिडरी. अगर सब्सिडरी की गुडविल होगी ना कुछ तो उसको नहीं लेंगे INA निकालने के लिए. आइडेंटिफाइबल मीन्स विच कैन बी सेपरेटेड एंड सोल्ड. आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स should include only those assets and liabilities which qualify or distinguishable assets or liabilities. If goodwill is calculated using non-controlling interest at fair value, then it is called full goodwill method. अगर NCI फेयर वैल्यू से कैलकुलेट किया है और उसके बाद आपने गुडविल निकाला है तो वो फुल गुडविल मेथड है. अदरवाइज इट इज़ अ पार्शियल गुडविल मेथड अगर आपने प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट से निकाला है. तो प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट से कैसे निकलेगा? NCI हो जाएगा आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स ऑन एक्विजिशन डेट इनटू NCI शेयर ऑन एक्विजिशन डेट. वो प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट हो गया. NCI on date of consolidation, NCI at fair value और proportionate share of net assets on acquisition date. NCI कैसे निकलेगा? NCI जो अपना कैलकुलेट किया एक्विजिशन डेट पे वो उसमें प्लस कर देंगे चेंज इन पोस्ट एक्विजिशन नेट एसेट्स और शेयर ऑफ NCI. अगर एक्विजिशन के बाद कुछ चेंज होता है NCI में तो उसको प्लस माइनस कर देंगे अकॉर्डिंगली. तो NCI on date of consolidation आ जाएगा. Treatment of contingent and deferred consideration after investment have been acquired. Contingent consideration is showed at fair value at balance sheet date. Any change in fair value is recorded in profit and loss account. Journal entry क्या होगी इसकी? Contingent consideration to P&L या P&L to contingent consideration, जहाँ भी change आए. Being change in contingent consideration is recorded.
On settlement date, contingent consideration debit to बैंक, क्योंकि उसका पेमेंट तो करना ही है ना कभी ना कभी. Deferred consideration is initially recorded at present value of amount payable. प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, डिफर्ड कंसिडरेशन को. दिस शुड बी अनवाउंड और कंपाउंडेड ईच ईयर. हर साल उसको जो डिस्काउंट रेट है उससे अनवाउंड करेंगे, डिस्काउंटिंग का यूज़ करके फाइनेंस चार्ज बुक करेंगे पीएनएल में. डिफर्ड कंसिडरेशन विल बी पेड ऑन ड्यू डेट. Difference between contingent consideration and deferred consideration is contingent consideration is payment dependent on occurrence or non-occurrence of future uncertain event. Deferred consideration payment is sure but थोड़े टाइम के बाद होगा, defer कर देंगे, अभी नहीं करेंगे. फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स से रिलेटेड भी हैं कुछ. गुडविल कैलकुलेट करके बताई है, पीपीए निकाला, नेट एसेट्स बताया, बैलेंस शीट्स बनवाई, फिर कुछ कंसेप्ट्स लिखवाए, समरी लिखवाई कंसोलिडेशन की, कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज कैसे निकलेगा. वही है, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग कंट्रोल प्लस फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट प्लस नॉन कंट्रोलिंग इन्वेस्ट माइनस आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स. और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दो तरीके से निकलेगा, एक फुल गुडविल मेथड और एक पार्शियल गुडविल मेथड. फुल गुडविल मेथड मतलब फेयर वैल्यू, पार्शियल गुडविल मतलब proportionate share of net assets. नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैन बी नेगेटिव भी हो सकता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. हाँ, gain on bargain purchase should be dealt as follows. If acquisition of subsidiary is in distress sale, अगर मजबूरी की वजह से सेल हो रही है, distress sale है, and fair value of identifiable net assets can be reliably estimated, then GBP, that is gain on bargain purchase, is shown in OCI and then recorded as capital reserve in statement of changes in equity. In other cases, gain on bargain purchase is directly shown in statement of changes in equity as capital reserve. Post-acquisition changes in net assets are distributed to parent and NCI in ratio of ownership. NCI is increased or decreased in case of loss with the share in post-acquisition profits. Consolidated profit and loss is prepared for group where income and expenses are consolidated from date of acquisition. Statement of changes in equity is also prepared with details of non-controlling interest. If acquisition is during the period, then time adjustment is required to adjust profit or losses. In this case, profit of period are portion between pre and post period considering evenly earned profits. If any uneven gain or loss is specified, we call it abnormal gain or loss. तरीके हैं इनको सॉल्व करने के सबको, बहुत लंबा कीजिए ये वाला तो इस कॉपी में. फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडेस के बारे में है इसमें. यहाँ कुछ कंसेप्ट्स करवाए गए हैं. क्या कंसेप्ट्स हैं, कहाँ से स्टार्टेड है ये. बिजनेस कॉम्बिनेशन का इंडेस 103 पार्ट 2 चालू होता है. बिजनेस कॉम्बिनेशन आर डेल्ड बाय इंडेस 103. एडिशनली 103 ऑल्सो डील्स विद कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शंस गिवन इन अपेंडिक्स of Index 103. Also, guidance is given in standard for acquisition of assets, though according to acquisition of assets is not officially covered in any standard. Business combination can take following forms: acquisition of shares followed by consolidation, acquisition of business, liquidation of acquiring, amalgamation, merger, absorb, acquisition of business, non-liquidation of acquiring. Acquisition of assets, common control transactions. Acquisition of assets, it means acquisition is not of business but group of assets, maybe with liabilities also.
against consideration. Accounting for such acquisition is not dealt by Ind AS 103, but following guidance is available. Do not recognize any goodwill or gain on bargain purchase. Do not recognize any deferred tax asset or deferred tax liability on such acquisition. Consideration paid should be allocated to assets in ratio of fair values. Consideration may include any liability. Expenses on acquisition are also allocated to assets in ratio of fair values. Meaning of business: it is integrated set of activities which may have assets and unique staff. Liabilities may or may not exist, capable of being conducted, which will generate economic returns. Business has input, processes, outputs. Damn, this is information technology, bro. Businesses as inputs, processes, and outputs. Inputs are resources, that is, assets plus unique staff. Processes are standards, protocols, ways and methods, conventions, rules to be applied on input. Output is goods or services. For business element of to be capable of conducting, and they must or may not exist. Meaning of business combination: it means transaction, event, agreement due to which acquirer obtain control over acquiree, which can be entity or business of entity. Accounting for business combination is as per Ind AS 103. Accounting treatment of business combination in form of amalgamation, merger, absorption, etc., where acquiree is liquidated. Following general entries are passed. Business combination account debit to liquidator or vendor. ये तो IPCC में भी करते थे यार. Same entries. Balance entries are in subsequent points. PC for business combination means purchase consideration for business combination. Acquisition date of fair value, exchange of shares, assets transfer, deferred consideration, contingent consideration, value of services for share based awards. आ गया आपका purchase consideration. Fair value of original award into expired period divided by original vesting period or revised vesting period, whichever is higher. ये कुछ नया आइटम है, पता है. फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड्स इनटू एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाय ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड या फिर रिवाइज वेस्टिंग पीरियड, तो भी पी से निकल आएगा. परचेज कंसिडरेशन प्लस फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स ऑफ. बेसिकली परचेज कंसिडरेशन क्या होता है? सेपरेट ट्रांजेक्शन कॉस्ट के लिए. फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स of acquirer written off on business combination minus fair value of cancelled liabilities of acquirer on business combination, तो भी पीसी ऑन बिजनेस आ जाएगा. डेट ऑफ ऑब्टेनिंग कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल मीन्स as given in Ind AS 110, that is consolidated financial statements. Generally control is obtained on date of payment of consideration, but sometime date of agreement can also be considered as date of control. date of agreement को ही date of control भी बोल सकते हैं किसी किसी केसेस में. कंपनीज एक्ट सेक्शन 232 सबसेक्शन 6. कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है 232 सबसेक्शन 6 that specifies appointment date. This date has no relation with date of control. Both can be same or different. If government approval is needed for obtaining control, which is material, then date of control will be date of government approval. If government approval is generally granted, it is immaterial for date of control. As per Ind AS 103 business combination, date of acquisition is date of obtaining control. This date is generally date of payment of consideration or date on which effective control is obtained. Treatment of share based awards. If acquirer issues new shares based awards to employees of acquiree, such shares based awards will be dealt by acquirer as per Ind AS 102.
102 is share based payment. These are not included in PC for business combination. If acquirer agrees to pay contingent consideration to employees of acquiree, ignore such contingent consideration. If acquirer agrees to replace any existing award, then include in purchase consideration for business combination. Proportionate value of services rendered. बैलेंस शीट अमाउंट, वैसे इसमें ये निकलेगा फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन इनटू एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाय ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड और रिवाइज्ड वेस्टिंग पीरियड विच एवर इज हायर. Balance amount will be amortized over remaining vesting period. Fair value of replaced award on date of acquisition less value of services recorded in purchase consideration for business combination. फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं. बिजनेस कॉम्बिनेशन अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर और वेंडर. नेक्स्ट एंट्री है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू बिजनेस कॉम्बिनेशन. गुडविल और कैपिटल रिजर्व आ जाएगा डिफरेंस में. लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कैश, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ईसॉप रिजर्व जैसे भी पेमेंट होगा लिक्विडेटर को. फ्यूचर के कुछ एक्सपेंसेस होंगे. फेयर वैल्यू ऑफ रिप्लेस्ड अवार्ड लेस अमाउंट इंक्लूडेड इन पीसी. फ्यूचर एक्सपेंसेस डिफरेंस होगा उसका. इंडेस 102 लग जाएगा. शेयर बेस्ड पेमेंट. Calculation of purchase consideration. Fair value on acquisition date of exchange of shares. Fair value of assets given. Fair value of deferred consideration. Fair value of contingent consideration. Fair value of share based payment. ये निकालने का फॉर्मूला है शेयर बेस्ड पेमेंट का. शेयर बेस्ड अवार्ड्स. फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड इनटू एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड. इट्स काइंड ऑफ एन एवरेज कि मतलब फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड निकाला इंटू जो एक्सपायर्ड पीरियड है जो जा चुका है और डिवाइड कर दिया टोटल वेस्टिंग पीरियड से. कैंसिलेशन ऑफ सेपरेट ट्रांजेक्शन कॉस्ट. डेटर्स में से एलिमिनेट करना हो तो डेटर्स क्रेडिट कर देंगे और सेपरेट ट्रांजेक्शन कॉस्ट डेबिट हो जाएगी. क्रेडिटर से एलिमिनेट करना हो तो क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा, सेपरेट ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्रेडिट हो जाएगी. और प्रोविजन से एलिमिनेट करना हो तो प्रोविजन डेबिट हो जाएगा, सेपरेट ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्रेडिट हो जाएगी. No accounting treatment for statutory reserve or unrealized profit or loss on sale of asset between acquirer and acquiree. Payment of liabilities, realization of assets will be as according to the questions. Expenses on acquisition, profit and loss account debit to bank. Expenses can be legal expenses, stamp duty, court fees, consultant costing. Special points. Treatment of operating lease contracts. Are these applicable now? No. Treatment of research and development. If acquiree had any research which was not recorded in assets due to Ind AS 38. Ind AS 38 is intangible assets. 36 is impairment. 38 is intangible. Development will be capitalized. Subsequent research expenses cannot be capitalized. Development will be capitalized. Now on acquisition, such research asset can be recorded at fair value. Development will be capitalized upon satisfaction of conditions given in Ind AS 38. Treatment of reacquired rights. In net asset acquired, we should record reacquired rights at fair value on acquisition date. Before combination, any franchisee obligation should be revalued up to franchisee obligation unamortized plus penalty payable on cancellation, or fair value of reacquired rights, book value of franchisee obligation, whichever is lower. Franchisee obligations, treatment of contingent liabilities of acquiree. अदर कंटिजेंट लाइबिलिटीज को तो इग्नोर कर देंगे. इफ एक्वायरी हैज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वुज कंटिजेंट लाइबिलिटी कैन नॉट बी रिकॉर्डेड. Record such present obligation at fair value. If contingent liability amount changes later on, then ignore such change if it is to be settled in equity. Adjust in profit and loss or goodwill if it is settled in cash. Goodwill should be used only if change in within measurement period.
Now there is a question. As per Ind AS 103 business combination, whenever acquirer acquires any business, then it should recognize all identifiable assets at fair value. It is possible that such assets were not recorded by acquiree. In a case where a company acquires another company has customers list. If such customers list are identifiable, then such customer list should be recorded as separate asset at fair value. Identifiable means separable from entity and capable of sale. Intention is not relevant. Then there are other questions also. Separate transaction cost के बारे में, purchase consideration के बारे में. Separate transaction cost को लेस कर देंगे purchase consideration में से, है ना. रिक्वायर्ड राइट्स कुछ होंगे तो उसको डेबिट करेंगे, बिजनेस कॉम्बिनेशन को क्रेडिट करेंगे. लिक्विडेटर अकाउंट, सेपरेट ट्रांजेक्शन कॉस्ट डेबिट टू शेयर कैपिटल. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लाइबिलिटीज, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, मेजर. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, हाँ है. आउटफ्लो है, हो रहा है रिसोर्स का, हाँ है. मेजर कर सकते हैं, कर सकते हैं. क्या है वो? लाइबिलिटी है. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है. आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है. मेजर कर सकते हैं, नहीं, तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है. आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं है. मेजर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो भी कंटिंजेंट लाइबिलिटी है. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, नहीं है. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही नहीं है तो आउटफ्लो और मेजर होने का तो सवाल ही नहीं उठता, तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी होगी. कंटिंजेंट लाइबिलिटी आर प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस विच कुड नॉट बी रिकग्नाइज एज लाइबिलिटी. मेजर तो कर ही नहीं सकते. जिस चीज़ को मेजर नहीं कर सकते वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी. कंटिंजेंट लाइबिलिटीज आर पॉसिबल ऑब्लिगेशन ऑफ देयर इज अ लो चांस. Now there is a concept of period. Ind AS 103 measurement period concept allows use of provisional fair values while recording identifiable net assets. In such change, it will affect goodwill or gain on bargain purchase. Later on, change in such provisional fair value will be dealt as follows. Fair value can be calculated on date of acquisition since all facts and information are needed are available. Measurement period concept is not applicable. Any change in fair value later on will be adjusted in profit and loss account. Fair value cannot be calculated on date of acquisition because some defined facts and information are pending on date of acquisition. Use provisional fair values as measurement concept. Later on, information received